लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है एजुकेशन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपके लिए 100 से ज्यादा टॉप एजुकेटर मिलते हैं। मेरा नाम तर्केश्वर जैन है, मैं लगभग 1.5 साल से अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूं। आप मेरे अचीवमेंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा क्वालिफिकेशंस है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम है तारकेश्वर जैन PSIR। तारकेश्वर जैन PSIR टेलीग्राम चैनल पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF, पोल और सभी क्लासेस के लिंक्स जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अनअकैडमी ने अपना एक स्टोर राजेंद्र नगर दिल्ली में खोला है, वैसे ही एक स्टोर अपना जो है वो यहाँ पर जयपुर में ओपन होने वाला है 9 और 10 अप्रैल में। तो यहाँ पर जो स्टोर है इसमें आप जाने से पहले एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। उस टाइम पे काफी ज्यादा क्राउड रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगा। अनअकैडमी में हर हफ्ते आपका कॉम्बैट रहता है। इस हफ्ते भी कॉम्बैट था, नेक्स्ट संडे भी आपका जो है, हर संडे को कॉम्बैट है तो कॉम्बैट आपको देखने को मिलेगा। इस कॉम्बैट में आप एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के लिए कोड अप्लाई करना रहेगा और वो कोड है TJ Live। अनअकैडमी लाइट भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जहां पर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है, जहां पर अभी तक 50,000 से ज्यादा बच्चों ने एनरोलमेंट कर चुका है। 4.6 प्लस रेटिंग आप यहां पर देख सकते हैं और इसमें भी एनरोल करना है तो आपको मिनिमम से मिनिमम यानी कि 2-2.5 रुपए में आपको ये पूरा कवरेज मिल जाता है आफ्टर अप्लाइंग द कोड TJ Live। अनअकैडमी ने 170 प्लस टॉपर्स लास्ट ईयर दिए थे। इस साल भी जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ है तो वो लोग इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू के लिए जो मॉक इंटरव्यू है अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे तो इस पैनल में काफी बड़े बड़े लोग जो हैं वो इंटरव्यू पैनल जो है वहां पर कंडक्ट करवाते हैं। अनअकैडमी में 2 प्लान होते हैं, प्लस प्लान, आइकॉनिक प्लान। जब हम आइकॉनिक प्लान की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा मिलता है स्टडी प्लानर, यानी कि एक आपके लिए स्टडी प्लानर अलग से मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। ओपन हाउस विद एजुकेटर मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको मिलती है। एक साल के प्लस GS प्लान की फीस 51,990 रुपीज है, वो आपको 46,791 रुपीज पड़ता है। जो बच्चे अलग से ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 27,500 रुपए का ऑप्शन है, वो आपको 24,750 रुपए पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग द कोड TJ Live। अनअकैडमी में लोन की सुविधा भी है। Try to answer this question, everyone. With reference to DPSP, consider the following statement. Constitution classify DPSP as socialistic, Gandhian and liberal intellectual to secure all citizen uniform civil code। ये एक एग्जाम्पल है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का। वेरी गुड। थैंक यू, वेरी गुड। देखिए ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को DPSP के लिए, क्या ये सही है? आंसर इज नो, क्योंकि संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया कि ये जो है ये सोशलिस्टिक है, ये गांधीयन है और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। संविधान में आर्टिकल 36 से 51 के अंदर उन्होंने टर्म्स को लिखा हुआ है कि ये DPSP के अंदर चीजें आएंगी। कौन सी चीज किसके अंदर होगा ये वहां पर डिफाइन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है कि टू सिक्योर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक एग्जाम्पल है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का। देखिए लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि हम वी कैन से प्रमोट करना चाहते हैं एक सभी सोसाइटी के लिए ध्यान में रखते हुए। जैसे गांधीयन प्रिंसिपल में विलेज पंचायत है ना, और फिर वी कैन से स्लॉटरिंग ऑफ काउ, इंटॉक्सिकेशन, फिर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, तो वो गांधीयन प्रिंसिपल हो गए। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वहां पर जो है वी कैन से इक्वल लाइवलीहुड होना, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना, तो ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। लिबरल प्रिंसिपल की बात करेंगे तो दिमाग खोल के काम करने वाली बातों को हम लिबरल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए एग्जाम्पल ऑफ वी कैन से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो आंसर क्या होगा इसमें? बी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे अभी। विथ रेफरेंस टू DPSP in the Indian Constitution, consider the following statement. They are recommendations only to the legislative branch of the government. They facilitate stability, continuity in domestic and foreign policy in spite of the change of the party in power. Court can compel the government to implement them. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, try to answer this.
सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहेंगे साथ में। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। विथ रेफरेंस टू डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें सही स्टेटमेंट का आंसर यहां पर बताना है, ठीक है। दे आर रिकमेंडेशन ओनली टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये रिकमेंडेट करते हैं, यानी कि ये अपना सुझाव देते हैं केवल लेजिस्लेटिव ब्रांच के लिए। अब देखिए 3 ब्रांचेस हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव ब्रांच, एक होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और एक होता है जुडिशियल ब्रांच। तो अगर मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव ब्रांच तो वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात करूंगा तो वो होते हैं पार्लियामेंट, जुडिशियल ब्रांच की बात करते हैं तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। और कोई भी कोर्ट जो है जुडिशियल ब्रांच के अंदर आ सकता है। लेजिस्लेटिव ब्रांच में विधानसभा भी आएगा। तो यहां पर बोला गया है कि डीपीएसपी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो दीज आर द रिकमेंडेशन ओनली टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है कि ये प्रमोट करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी इन स्पाइट ऑफ द चेंज ऑफ द पार्टी इन पावर, यानी कि ये स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी की बात करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज में और फॉरेन पॉलिसीज में। अब देखिए यहां पर जो है वो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर नहीं पूछा। थर्ड स्टेटमेंट है कि कोर्ट जो है वो सरकार के लिए मजबूर कर सकता है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे पता है आप लोगों ने डी आंसर दिया, एक बार फिर से सोचकर आंसर दीजिए। देखिए जिनके भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा बात कि गलत होने दो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहां पर मैं कोई कंपटीशन कराने के लिए आप लोगों को ये चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़िए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्पिटिशन एंड ए लर्निंग। हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू आर फॉर लर्निंग। कंपटीशन के लिए हर संडे को कॉम्बैट होता है, उस कॉम्बैट को आप सॉल्व करिए, जहां पर आपके लिए क्या है पूरा पेपर में फॉर्मेट मिलेगा और टिक मार्क करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपके लिए लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है, और लर्निंग प्रोवाइड जब मैं करता हूं तो उसमें आप लोगों को अगर गलत कर रहे हैं तो आप उसमें लर्न करिए, दिल पर मत लेके बैठिए यार ये गलत हो गया। समझिए जब मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि ये गलत क्यों हुआ। ठीक है, चलिए। सो विथ रेफरेंस टू डीपीएसपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर रिकमेंडेशन ओनली टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी जो है वो सरकार के लिए पॉलिसी बनाने की बात करती है, ठीक है, सरकार के लिए पॉलिसी बनाने की बात करती है, और सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच, है ना। तो दे आर नॉट ओनली टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो फॉर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, और आपसे यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया है। दूसरा, फैसिलिटेट करते हैं स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी में इन स्पाइट ऑफ द चेंज ऑफ द पार्टी इन पावर, यानी कि जो पार्टी पावर में है उसके लिए स्टेबिलिटी और प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई भी पार्टी पावर में रहेगी हमारी फॉरेन पॉलिसी एक स्टेबिलिटी को ही प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर पार्टी पावर में है तो वो यूएसए से और लड़ाई कर ले, क्योंकि यूएसए इज ए सुपर पावर, वी कैन नॉट फाइट विथ यूएसए, है ना। तो हमारे यहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो वो चीजें रखेगी। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब जब सही हो गया तो आपसे यहां पर क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपके ये दोनों ऑप्शन यहां पर चले गए। अब जब सी और डी चला गया तो बचता है क्या, ए और बी, 1 and 3 1 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट है कि कोर्ट कंपेल कर सकता है गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि दीज ऑल आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब कोर्ट किसी के लिए भी कंपेल नहीं कर सकता है कि वो इन चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा 1 and 3 ओनली। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी आर एंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड है? टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बस बिकॉज वर्ड से ये पूरा क्वेश्चन जो है इधर उधर हो जाएगा। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। ध्यान से सॉल्व करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। आई वॉन्ट योर रेस्पॉन्स। आप लोग इस क्वेश्चन में क्या रेस्पॉन्स करते हैं, उससे प्रिपरेशन का अंदाजा लगेगा। वेरी गुड। वाई यू हैव गिवन ए आंसर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? देखो ठीक है, फोर्थ को आप एलिमिनेट करिए। सी आंसर क्यों नहीं होगा? यस, फोर्थ वन की अगर हम बात करते हैं तो वो 6 to 14 ईयर्स है, वो हमने मान लिया, ठीक है। तो डीपीएसपी में 0 to 6 ईयर्स है, दैट इज ट्रू। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो जब ये गलत हुआ तो डी ऑप्शन आपसे चला गया, मगर फिर भी आंसर नहीं निकला ना। सी, आई विल टेक योर टाइम इन दिस क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट योर एक्सप्लेनेशन। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है या गलत है? कैन एनीवन टेल मी थर्ड ऑप्शन इज ट्रू और फॉल्स? और अगर गलत है या सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन जानना है। सी, दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज ट्रू, बट एक ऑप्शन है यहां पर, टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ इज ए फंडामेंटल ड्यूटी। ये जो लेक वर्ड यूज किया है ना, वो लेक वर्ड ड्यूटीज में आता है, बट फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ ये जो है ये भी डीपीएसपी में आता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। और आंसर क्या निकलेगा, 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। ये है आर्टिकल 50 एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39 कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट, 1 and 2 ओनली। यस, वेरी गुड अश्विनी, वेरी गुड सानिया। सी ऑप्शन इज फंडामेंटल ड्यूटी, बट उसमें लेक्स वर्ड यूज किया है, इसलिए वो ड्यूटी में गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेंटेन फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। ये जो प्रोविजन है ये ऐड कब किया था, यानी कि ये जो नालसा के प्रोविजंस हैं ये हमने कब ऐड किए थे, दैट यू हैव टू आंसर। गुड मॉर्निंग। सी, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी करवाए ना आपको, उसमें एक क्वेश्चन आया इनकरेक्ट, ठीक है। उसको आपको जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं, मान के चलिए आपका ये पूरा एक पेपर है ना, बीच में से डिवाइडेड है, एक साइड ये A4 साइज हो गया, एक साइड ये A4 साइज पेपर हो गया। जब आप ये क्वेश्चन देखते हैं ना तो उस क्वेश्चन में पेन से इसे हाईलाइट कर लेना इनकरेक्ट। ऐसे ही जब आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो आप ना हाईलाइट करो इनकरेक्ट है या इनकरेक्ट नहीं है।
और वो आदत डाल लो ऐसे गोल करने का या फिर ऐसे टिक करने का, जिससे कि जब तक वो आदत नहीं हो जाती है ना तो आप लोग पेपर को सॉल्व नहीं अच्छे से कर पाओगे, है ना। नालसा, नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये 1987 में आया था और ये बात करते हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए सरकारी लॉयर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि सभी लोगों को न्याय बराबर मिले। तो अब ये जो है ये 87 में तो एक्ट बना था, मगर एक्चुअली हमने इसको इम्प्लीमेंट कब किया था? क्या ओरिजिनल संविधान में इसमें हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था? नहीं। क्या 52nd अमेंडमेंट एक्ट था? नहीं, वो तो एंटी डिफेक्शन लॉ है। 42nd और 44th इन दोनों में ही हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं। अब देखो याद रखना कि इनइक्वालिटी को कम करने की बात किसमें की गई है? इनइक्वालिटी को ऐड ऑन किया था डीपीएसपी में, है ना। और इनइक्वालिटी को डीपीएसपी में 44th अमेंडमेंट एक्ट से वी कैन से लागू किया। अब यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ए। आंसर क्यों ये होगा? क्योंकि नालसा के लिए यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द प्रोवाइड इक्वालिटी को यहां पर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है? ए विल बी द राइट आंसर हियर। ए विल बी द राइट आंसर हियर। आप लोगों को क्लियर हुआ बात? गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द जस्टिसेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव लेड टू ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कंसीडर करना है कुछ स्टेटमेंट को। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन और सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। ओके, सी दिस इज ऑल व्हाट वी डिमांड फ्रॉम योर साइड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करिए, क्योंकि दिस ऑल आर फ्री क्लासेस, है ना। फ्री क्लासेस में आप लोगों के लिए आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, और इन क्लासेस को आप लर्निंग के तौर पर कंसीडर करिएगा। आप इन क्लासेस को कंपटीशन के तौर पर कंसीडर नहीं करना है। द जस्टिसेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी, कई बार क्या होता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, और हमारे जब से संविधान बना है दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट शुरू से रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सही आंसर यहां पर देना है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है कि पार्लियामेंट कमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर इंप्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी, ठीक है, और वो भी लिखा है एनी ऑफ द डीपीएसपी। दूसरे में लिखा हुआ है कि 39B एंड C हैव बीन गिवन प्रायोरिटी ओवर ऑल द फंडामेंटल राइट। अब यहां पे जो है आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रायर टू डीपीएसपी, मतलब फंडामेंटल राइट ऊपर आते हैं डीपीएसपी के। अब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो डीपीएसपी के ऊपर नहीं आते, मतलब डीपीएसपी उनके ऊपर आता है। वो है हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, जो कि 39B एंड 39C के वीकेंड से नीचे होते हैं। तो यहां पर लिखा है ऑल द फंडामेंटल राइट, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो जो हो गया वो हो गया आपका गलत। यस, वेरी गुड, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब पहले ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट अमेंड करेगा फंडामेंटल राइट फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो पार्लियामेंट के लिए वर्ड यूज किया है कैन। देखो इसकी इंग्लिश में जाना है, समझना है आपको। पार्लियामेंट कैन मतलब पार्लियामेंट जो है वो कर सकता है अमेंडमेंट, किस चीज का? फंडामेंटल राइट का।
इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो पार्लियामेंट जो है अमेंड तो कर सकता है ना, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। बस याद ये रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट जो है वो डैमेज ना करे, अदरवाइज पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट फॉर डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन के लिए। अब जैसे किया भी है पार्लियामेंट ने पहले वो कैसे किया था, आर्टिकल 21A एड ऑन किया है फंडामेंटल राइट में, और 6 to 14 ईयर की जो एजुकेशन पहले डीपीएसपी के अंदर थी वही एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के अंदर पहुंचा दिया। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी। अब जैसे मान के चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के अंदर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इंप्लीमेंट करना है, तो अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना है या लागू करना है हमारे देश के अंदर, तो क्या हम फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट 25 से 28 आर्टिकल के बीच में तो ये लिखा है ना कि सभी धर्मों का बराबर होगा और सभी धर्मों के जैसे जैसे वो करना चाहते हैं वैसे वो करेंगे। तो अगर हमें डीपीएसपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अमेंड करना है तो हमें फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, वन ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। अभी सभी को एक्सप्लेनेशन समझ में आया? किसी को कोई डाउट एंड क्यूरीज तो नहीं है? गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन क्या करते हैं? अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डीपीएसपी है संविधान के अंदर वो क्या चीजें कंटेन करते हैं, उस चीज का आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट इज सोसाइटी शुड अडॉप्ट, यानी कि हमारे डीपीएसपी हमें यह बताते हैं कि हमारे क्या गोल होने चाहिए, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और सोसाइटी को क्या चीजें अपनानी चाहिए। क्या हमें यह मिलता है? पहला ऑप्शन। दूसरा, कुछ राइट्स जो कि इंडिविजुअल को एंजॉय करते हैं अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। तो क्या डीपीएसपी राइट्स हैं? पहला ऑप्शन यहां पर यह बोला है। थर्ड ऑप्शन में है कि सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, कुछ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट यू हैव टू आंसर। Try to answer this question. Try to answer this. देखिए, जब हम बात करते हैं इसमें तो आंसर क्या होना चाहिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी को अपनाने चाहिए। तो क्या डीपीएसपी में ये आएगा? तो देखिए, डीपीएसपी डिनोट करता है आइडियल्स जो कि सोसाइटी को ध्यान में रखना है जब वो फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसी और कानून, एंड दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस or recommendation to the state in legislature, executive and administrative matter. Hence, goals and objective of DPSP that a state should keep in mind while formulating the policies and enacting law. अब यहां पर जो है ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ये सही होगा। एक्चुअली में बी नहीं होगा इसका आंसर, यस आंसर विल बी डी ओनली, जो आप लोगों ने दिया हुआ है दैट विल बी द आंसर हियर। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम for a modern democratic state. They show certain rights that individuals should enjoy apart from fundamental right
और इनका एम क्या होता है, रियलाइज करना है वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड वन है कुछ पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। यानी कि डीपीएसपी हमें बताते हैं क्या गोल होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोसाइटी को अडॉप्ट करने के लिए। ये कुछ राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा है, बिल्कुल है। कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, तो इसमें सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। डी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सी यू हैव स्पेशल क्लास आज 12 बजे एंड 4 बजे। ठीक है, आपके 12 बजे जो स्पेशल क्लासेस हैं उसमें हम इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशंस में जो दिए गए हैं उसमें हम बात करेंगे। कल भी मैंने आपकी क्लास ली थी इमरजेंसी पर, आज भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा। फिर आपके जो 4 बजे क्लास में वहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। Try to answer this question. Very good. This question is easy, I can say. क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, दैट यू हैव टू आंसर। ठीक है, सो प्रोवाइडेड इन द डीपीएसपी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, क्या ये गांधीयन प्रिंसिपल है? ओके, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल होगा। दूसरा है इसमें प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है, आर्टिकल 43 के अंदर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 है, बट ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर आता है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउ, ये हमारा क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल होता है। और इंटॉक्सिकेशन ऑफ वी कैन से हार्मफुल चीजें, ये भी हमारे गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर विल बी सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गांधीयन प्रिंसिपल में मैंने आपको पहले ही बताया है 40, 43, 46, 47, 48, तो 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आपके गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Which principle among the following was not added to the DPSP by 42nd amendment to the Constitution? कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़े नहीं गए थे? इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है आप सभी को। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर दोस्त आप क्लास रेगुलरली लेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल सही निकल कर आएंगे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।
यस यस, देखो 40 सेकेंड विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एडेड टू 40 सेकेंड। देखिए 4 बार हमारा डीपीएसपी अमेंड हुए हैं, 42nd, 44th, 86th और 97th। 97th इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजुकेशन इज 86th, 44th इज इनइक्वालिटी। तो आंसर तो होगा इसका बी। और 42 जितने भी बचते हैं फिर वो 42 में आपको डालना है, जैसे कि इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, इंप्रूव द एनवायरमेंट, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सभी जो है वो आपके लिए यहां पर देखने को मिलेंगे, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 added 4 DPSP to the original list, that is secure opportunity for healthy development of children, promote equal justice, provide free legal aid, secure participation of worker in the management of industry, protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife। तो ये 42nd में होते हैं, ठीक है। आपको सभी क्लासेस का शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइंट है ना, तारकेश्वर जैन PSIR। ओके, वैसे अभी क्लासेस जो है उसका टाइमिंग है 11 से 11:45 ऑन यूट्यूब, 12 बजे स्पेशल क्लास है और 4 बजे आपका स्पेशल क्लास रहता है। चलिए ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस वानी, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस। With reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental right, fundamental duty, DPSP. Which of the following provision of the Constitution of India aided by MG Narega launched by Government of India? अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है अपना MG नरेगा एक्ट जो लेकर आई थी सरकार, वो किन चीज़ों से मतलब उसको पावर मिलता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो एम है उसका है लाइवलीहुड सिक्योरिटी रूरल एरिया में प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी इज द राइट आंसर हियर, जहां पर जो है MG नरेगा की स्कीम्स हमें मिल जाती है। तो MG नरेगा में क्या है? MG नरेगा में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड जो अपना रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उन सभी जगह पर लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से 3 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। 3 ओनली क्या होगा? विल बी द राइट आंसर हियर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, फिर वी विल वाइंड अप द क्लास, ठीक है। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विथ फंडामेंटल राइट। उसको मिस मत करना, उसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन है, इसमें भी 30-35 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो वो 50-60 क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, आपको वो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, fundamental right cannot be limited even for the purpose of implementing DPSP under any circumstances. Fundamental right restrain the government from doing certain things while directive principle exhort the government to do certain things. बहुत अच्छी सेकंड लाइन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि फंडामेंटल राइट रोकता है सरकार को कुछ काम करने से, और डीपीएसपी बोलता है कि सरकार को कि ये काम आप लोग कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दैट यू हैव टू आंसर। कोई नहीं अश्विनी।
Try to answer this. देखो क्वेश्चन में है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. दिस इज रॉन्ग. कई बार हमने देख लिया कि दे कैन लिमिट, है ना. फंडामेंटल राइट रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स. यस, हमें पता है कि फंडामेंटल राइट रोकता है गवर्नमेंट को कुछ काम करने से. जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो, अगर हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी के लिए, तो स्टेट को वो बोलता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो रोकेगा. बट जैसे हम बात करेंगे कि 39 बी एंड सी, यानी कि सभी का वी कैन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, उसमें सरकार कानून बनाए या पॉलिसी बनाए या लॉ बनाए, तो वो चीजें क्या है, सरकार को प्रोत्साहित करता है. तो डीपीएसपी प्रोत्साहित करता है, फंडामेंटल राइट रेस्ट्रेन करता है. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा. तो आंसर क्या होगा, 2 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर. क्लियर है अभी सभी को? गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव इन कैरेक्टर है, क्योंकि दे आर रेस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट, एंड डीपीएसपी आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर. ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस. आखिरी 2 क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. दे फैसिलिटेट कंटिन्यूटी इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी सरकारी जो नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए बात करती है. दूसरा, डीपीएसपी प्रोवाइड करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट यू हैव टू आंसर. Try to answer this. Consider the following regarding DPSP. They facilitate continuity in government policy. They provide for socio-economic right. अरे बच्चों, ये तो गलत नहीं करना है. वेरी गुड. देखो, गवर्नमेंट को पॉलिसी के लिए कंटिन्यू करने के लिए डीपीएसपी बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है. उसमें लिखा है सोशल इकोनॉमिक राइट को प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे यहाँ पर डीपीएसपी है. तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर हियर. So DPSP facilitate stability, continuity in domestic foreign policies, in political, economic, social sphere, in spite of the changes of the party in power. Directive principle policy are supplementary to the fundamental right of the citizen. They are intended to fill the vacuum in part 3 by providing for social and economic rights. तो आंसर क्या होगा, both 1 and 2 is the right answer here. Try to answer this question. Try to answer this. Very good. Conservation of wildlife and nature is an important part of which of the following part of the constitution? मतलब वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और नेचर के प्रोटेक्शन के लिए संविधान में कहाँ मेंशन है? क्या फंडामेंटल राइट में है? तो नहीं है, उसमें इंसानों की बातें हैं बस. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये दोनों जगह पर जो है वाइल्ड लाइफ और नेचर के प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर की गई है. सो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, वन ऑफ द ड्यूटी. ठीक है,
टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ, लेक, ये ड्यूटीज में है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये वर्ड जो है वो डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ट्राई टू आंसर दिस, और सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। हाय, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बबीता। Which of the following is not the correct justification for making directive principle non-justiciable and legally non-enforceable? देखो, हमें पता है डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है ना, और लीगली नॉन एनफोर्सिएबल है, बट इसका जस्टिफिकेशन क्या गलत है वो आपको बताना है। Constitution maker had faith in the awakened public opinion rather than court procedure for fulfillment of this principle. Directive principles were considered less important than fundamental right at the time of constitution making. Constitution did not have a financial wherewithal to fulfill the promises made under DPSP. The vast diversity and backwardness in the country would create hindrance in the effective implementation of DPSP. देखो, ये तो वन ऑफ द प्रिंसिपल है कि हिंड्रेंसेस हैं वहां पर, और फाइनेंशियल्स नहीं होंगे तो डीपीएसपी, इसलिए हमने उसको नॉन जस्टिसिएबल पार्ट में रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास फेथ था कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो इन पर्पस को फुलफिलमेंट करेगी, तो ये तीनों जो है वो करते हैं चीजें। ठीक है, बी ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेयर कंसीडर लेस इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम अहमियत दी थी। हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई इन चीजों को उन्होंने कम अहमियत दी और इन चीजों को उन्होंने ज्यादा अहमियत दी। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी विल गोइंग टू वाइंड अप द क्लास टुडे। आज हमारा 12 बजे इमरजेंसी की क्लास है, जस्ट आफ्टर दिस क्लास 12 बजे इमरजेंसी का क्लास है, और 4 बजे जो है वो स्पेशल क्लास रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। तो ये दोनों आपके स्पेशल क्लासेस हैं। व्हाट इज दिस स्पेशल क्लासेस? तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक मिलने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, यहां से आपको सभी लिंक्स एंड क्यूरीज सॉल्व हो जाएंगे। सुबह 11 से 12 बजे मेरा यूट्यूब पर क्लास है, 12 से आपका जो है 4 बजे 12 बजे 2 स्पेशल क्लासेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्पेशल क्लासेस को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, उसमें कोई भी आपके लिए देखने में बाउंडेशन नहीं होते हैं। ओके, अनअकैडमी में स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज में 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यहाँ पर एक मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर आप 5 सब्जेक्ट जो है कवर होते हैं। सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम है, 10 से 10-15 आप ये जो है एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। द हिंदू प्रैक्टिस क्विज है, सीसेट प्रैक्टिस क्विज है, ये हर वेडनेसडे हर सैटरडे आपको मिलते हैं। इसी के साथ 16 फरवरी से आपके नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा किताबें आपको अनअकैडमी घर पर प्रोवाइड करता है जब आप 1 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। एनीवन हैज एनी ड्यूरी, कोई प्रॉब्लम, वो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। कल फंडामेंटल राइट हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, बट आपके लिए वहां पर जो है इमरजेंसी प्रोविजंस के आज नए क्वेश्चंस हैं 12 बजे। यस, आपको बिल्कुल बबीता इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। तारकेश्वर जैन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर फंडामेंटल राइट का क्लास रहेगा और ऐप पर जो है वहां पर आपके लिए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जहां तक मैं शुरू करूंगा वहां पर इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है ना, जो पार्ट 2 लक्ष्मीकांत में आपने देखा होगा, लक्ष्मीकांत में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ऐसे करके, तो पार्ट 2 जो है इंटर स्टेट काउंसिल, वहां वो वाले पार्ट पे हम क्वेश्चंस जो है यूट्यूब पर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं अनअकैडमी के ऐप पर। चलिए, ऑन दिस नोट वी विल गोइंग टू वाइंड अप द क्लास टुडे। आई होप आप सभी को क्लासेस समझ में आए होंगे। आज आपके 2 क्लासेस हैं, एक 12 बजे क्लास है, एक 4 बजे क्लास है। तो जो 12 बजे क्लास है वो 12 से 12:45 है, और जो आपकी 4 बजे क्लास है वो 4 से लेके 4:45 के बीच में आपको क्लास देखने को मिलेगा। 2 क्लासेस हैं, इधर पे जो आपका 12 बजे क्लास है उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी को लेकर, और जो 4 बजे क्लास है उसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट को लेकर। सो टीजे लाइव मेरा कोड है, तो जो भी बच्चे अनअकैडमी का ऐप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो उनको ये क्लासेस का लिंक जो है वो तारकेश्वर जैन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तारकेश्वर जैन PSIR इज माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। 6 अप्रैल से आपके नए बैचेस जो है अनअकैडमी शुरू कर रहा है।
1 साल से ऊपर का जब आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप किताबों में कंफर्टेबल है वो सभी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अनअकैडमी में आप रैंकिंग देख सकते हैं, तो कितनी अच्छी रैंकिंग है अनअकैडमी के। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय एवरीवन।